दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो नए लोग आए हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी दिखाई पड़ रही हैं, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। शिखा कुमारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मंजुला कपूर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमिता प्रजापति। ये देखो हमारे में ये वो आ गया, हमने कहीं कॉपी किया था। ओ चलिए गई मिस्ड वॉइस कॉल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट। हाँ कर रही। आवाज आ रही है? जी सर। जी आवाज आ रही है। सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो लोग नए लोग आए हैं उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। यशवती चौधरी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। शिखा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। मंजुला कपूर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग, सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। करमबीर सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रणाम सर। दीपा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के नाम इसमें मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं जो लोग नए अभी जुड़े हुए हैं पुराने लोग के साथ। अब एक सूचना ये है कि जो हम लोगों ने आज ही प्रमोटर्स की संबंध में एक इंफॉर्मेशन मांगी है। प्रमोटर्स के नाम, जो जो केवल प्रमोटर हैं वो सब जानते हैं, अपने नाम और ईमेल एड्रेस हमको भिजवा दें। ये कल तक अगर काम कर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी चीजों को व्यवस्थित करने में। फिर हम लोग आगे चल के और भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे स्टूडेंट्स के संबंध में भी, तो वो हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोग सीधे बात कर रहे हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों का 4 वर्ष पूरा हुआ है समवाय फाउंडेशन का, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके सौजन्य से या आपकी हमारे सहयोग के कारण ही हमारे परिवार की संख्या बढ़ी है, हमारे बीच में हमारे पैट्रन्स की संख्या बढ़ी है, हमारे एडवाइजर्स की संख्या बढ़ी है और हमारे प्रमोटर्स की संख्या बढ़ी है। उसके साथ साथ जो हमारे इस मुहिम में, इस कारवां में हमारे साथ चले हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। उससे हमको शक्ति मिली है और हमको वही लगता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बढ़ता गया और कारवां बढ़ता गया। तो इसी आशा के साथ कि हम लोग आगे और बढ़ेंगे, हम लोग आगे बात अपनी शुरू कर रहे हैं। हम लोग चाइनीज मेरिडियन में बात कर रहे थे और वो चाइनीज सिस्टम पे बात कर रहे थे, और हम लोग ने देखा कि हर जो पराभौतिक और भौतिक का जो मिलन है वो हर उसमें लिया गया है। चाहे वो चाइनीज दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, सब में क्या लिया गया है? 2 कंसेप्ट लिया गया है, एक शरीर और एक मन। यानी मन या शरीर, मन कहें या उसको पराभौतिक कह दें, उन दोनों के सम्मेलन से हमारा बना हुआ है। तो आप वहां देख रहे होंगे, वहां हृदय क्या था? चाइनीज में देखिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, चाइनीज में हृदय, यद्यप उसका आप गुण देखेंगे तो आपको जॉय और हैप्पीनेस है, लेकिन हृदय सारी भावनाओं का कंट्रोलर है। उसी तरह लीवर आंखों में खुलता है, यानी आंखें अगर प्रभावित हो तो लीवर के कारण होंगी।
किडनी कानों में खुलती है, तो कानों की समस्या अगर होगी सुनने की वाली, तो वो आपको किडनी की वजह से होगी। राजा के रूप में हम लोगों ने हृदय को रखा हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से ही सारा काम होता है। हृदय राजा है, पेरिकार्डियम उसका मंत्री है, जो कवरिंग ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या, वो तो स्ट्रक्चर है वास्तव में। तो वो जो ऑर्गन है पेरिकार्डियम, वो उसका मंत्री है। और लीवर सेनापति है। तो लीवर सबसे अधिक प्रभावशाली है। लीवर प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गन है। ही इज द बेस्ट प्लानर। लीवर सबसे बड़े प्लानर है। इसलिए कोशिश करिए आप लोग कि लीवर को हमेशा सुरक्षित रखिए। हार्ट को रखिए जरूर, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उस तात्कालिक उसका है, लेकिन लीवर सेनापति है, वही लड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जीवन में कितने संकट हैं, कैसे आपको आगे बढ़ने के रास्ते सुझाने हैं, ये पिता की भूमिका निभाता है। लीवर पिता तो तुल्य है। वो सुरक्षा भी करता है आपको, वो बाहर दरवाजे रोकता भी है, वो आपको जीवन के संकटों के बारे में अवगत भी कराता है, और जीवन में कैसे प्लानिंग करनी चाहिए या जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इससे आपको रूबरू कराता है। स्प्लीन हमारी मदर की तरह है। जैसे मदर अगर खाना न बनाए या घर की अंदर आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था की संभालन न करे, तो हमारा विकास संभव नहीं है। ऐसा काम पृथ्वी तत्व होने के कारण, अब देखिए पृथ्वी तत्व होने के कारण जैसे पृथ्वी करती है, पृथ्वी भी क्या करती है, वो उसकी गोद में हम लोग पलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, तो वैसे ही स्प्लीन करती है। तो स्प्लीन मदर तुल्य है। तो स्प्लीन पहली एनर्जी देती है। अगर वो एनर्जी न दे, अगर खाना बनाए नहीं और आपको कहे कि आप मार्केट चले जाइए, तो आप कहेंगे मैं गिर पड़ूंगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मुझे भूख लगी। तो ये काम पहली काम स्प्लीन करता है। तो ऐसे हम लोगों को आत्मा का निवास कहा गया है लीवर। दो तरह के आत्मा, वो कंसेप्ट चाइनीज में आया है, आप लोग आगे पढ़िएगा। तो दो तरह के कंसेप्ट है, एक शारीरिक आत्मा है और एक जो है वो जो उसको बोलते हैं आकाशीय आत्मा के रूप में। तो जो शरीरी आत्मा है वो उन्होंने लंग्स में माना है, और जो आकाशीय आत्मा है वो आपने लीवर माना है। तो कभी जब कभी आपको प्रॉब्लम होती है और आप ठीक से विचार नहीं करते हैं, तो आपका वो आकाशीय आत्मा प्रभावित होती है और वो आपको निगेटिव इफेक्ट देती है। स्प्लीन विचारों का संग्रह करती है। स्प्लीन विचारों का संग्रह करती है, विचारों के बारे में करती है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कौन सा गुण है, उसके अंदर विवेक का गुण है। कौन विवेक? नीर क्षीर विवेक। अगर पानी और दूध मिला हुआ हो, तो जैसे हंस पानी को और दूध को अलग कर देता है, नीर क्षीर विवेक कहा जाता है उसको, वैसा ही काउंट करती है इस स्मॉल इंटेस्टाइन। वो आपको अच्छे को और बुरे की पहचान कराती है। कंसेप्शन वेसल मेरिडियन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो नॉट ओनली इन फिजिकल कंसेप्शन बल्कि मेंटल कंसेप्शन में भी आपको सहयोग देती है। कोई चीज पचा पाते हैं कितना आपको, ये आपको इस पे वही करती है, उससे भी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। अगर आप बहुत चीजों को पचा नहीं पा रहे हैं, तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन प्रभावित है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चाइनीज पर थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि दोनों विधाओं को हम लोग को मिलाना है और सीखना है। कैसे सीखना है, यही हमको जानना है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, तो इसके पहले क्लास में हम लोग शायद बात कर रहे थे इस पर, हम लोग द्रव्य गुण पर कहाँ पर आए थे? मुझे लगता है कि हम लोग आए थे 10 द्रव्य पर। कंसेप्ट हमारा था 10 द्रव्य पर ना। कोई बता पाएगा कहाँ तक हम लोग थे? हम लोग उसके, मुझे लगता है कि 5 द्रव्यों के बात हम लोग कर लिया था, 5 महाभूतों की बात हम लोगों ने कर लिया था, याद है? कोई बताएगा? आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने क्या कहा था, ये इसी में कहीं श्लोक होगा, महाभूतानिखम वायुरग्निरापः चित्त तथा शब्द स्पर्श
रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। तो हम लोगों ने कहा कि 5 पंच महाभूत हैं। ये हैं क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हमने कहा कि उनके गुण या उनको तन्मात्रा कहा, और ये तन्मात्रा कही हम इसी में किताब इसी उसमें मिलेगा आपको चैप्टर में। तन्मात्रा उनकी कही शब्द इसी क्रम में, जैसे आकाश है तो उसी शब्द आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही क्रम। क्रम मत बिगाड़िएगा, आप लोग क्रम याद रखेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। आकाश के साथ वायु, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, ऐसे ही क्रम याद रखिए। फिर उधर काल, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसी क्रम में है। जो शब्द है इनकी तन्मात्रा, इनको क्या कहा गया है? इनको भूत भी कहा गया है, बार बार कहा गया। उनको याद रखें, ये भूत भी है, ये भूत भी है, ये तन्मात्राएं भी है, और इनको एक रूप में कहीं आपको कहें अर्थ भी कहा गया है। अर्थ, ठीक है, तो इनको अर्थ भी कहीं कहीं दिया गया है। तो इस रूप में आप हम लोग इसको देखिए। अब जब पंच महाभूतों की बात कर दिया तो उन्होंने एक और चीज कही कि तेषा में गुणों पूर्व अब गुण वृद्धि परे परे, यानी कहा कि उसमें से एक गुण वाला आकाश तत्व है। जो पहला तत्व है वो एक गुण वाला है, उसमें शब्द है उसका। और फिर कहा गुण वृद्धि परे परे, यानी गुण की वृद्धि, बाद में गुण की वृद्धि हो रही है। यानी दूसरे वाले में पहले वाले की अपेक्षा एक गुण होगा। जैसे आकाश शब्द है, वायु उस पर स्पर्श है, तो स्पर्श के साथ साथ उसमें आकाश का तत्व शब्द भी होगा, उसकी जो गुण है वो शब्द भी होगा। प्रभावी कौन होगा? सबसे अधिक, जिसकी जो अधिक होगा वो वास्तव में अधिक होगा स्पर्श, लेकिन शब्द भी होगा। इस प्रकार अंत में धीरे धीरे जब पृथ्वी के तत्व में आएंगे तो पृथ्वी में सब होगा, शब्द भी होगा, स्पर्श भी होगा, रूप भी होगा, रस भी होगा और गंध भी होगी। तो इस रूप में हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये जो आरोही क्रम कहा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं गौरव क्रम, उसको हम लोगों ने कहा गौरव, आयुर्वेद में गौरव क्रम कहा गया। उनको गौरव क्रम माने बढ़ते आरोही, एसेंडिंग ऑर्डर कहा गया उसको। वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और अगर दार्शनिक विचार की बात करें तो दार्शनिक विचार हमेशा उल्टा बोलते हैं। दार्शनिक विचार इस ऐसे नहीं, वो गौरव क्रम नहीं, आरोही क्रम नहीं, बल्कि उल्टा उतरने, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं वो हमेशा बोलते हैं क्षिति, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इसे रामचरितमानस में नहीं कहा गया? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। तारा विलाप कर रही हैं, बाली की हत्या कर दिया है, बाली का वध किया गया है। वध किए किसने किया है? भगवान श्री राम ने किया है। तारा आती है, उनकी पत्नी है, तारा विलाप करती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई मायावी व्यक्ति है और मत जाओ, और देखो तुम्हारे वध हो गया। तो उस समय उनको प्रसन्न करने के लिए या उनको शांत करने के लिए, तारा को शांत करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच रचित ये अधम शरीर। ये तो शरीर अधम है हमारा, जो है ये सब क्षिति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो हम कह रहे हैं इससे बना है, तो सब वहां मिल गया, ये सब मिथ्या था। तो इस रूप में उनको प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, तो ये दार्शनिक विचार होता है। हम लोग दार्शनिक विचार की बात नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा मानते हैं अपना चिकित्सा में हम लोग तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आकाश तत्व इसी में मिलेगा आपको। आप केवल इसको सुनिए, इसमें जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो अभी आपको समझ में नहीं समझना है, कभी पढ़िएगा तो पढ़िएगा स्टडी के लिए, लेकिन अभी आपको जो जानना है वो समझिए कि सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले आकाश तत्व हुआ, शब्द पैदा हुआ। शब्द, तो शब्द ने आकाश की उत्पत्ति किया, पहले तन्मात्रा, शब्द ने आकाश की उत्पत्ति किया। फिर आकाश के बाद रूप की उत्पत्ति हुई, उसने वायु, नहीं स्पर्श उसने वायु की उत्पत्ति किया। फिर उसके बाद रूप, अग्नि की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद रस, जल की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद पृथ्वी में सारे तत्व आ गए, गंध। तो इस रूप में ऐसे आकाश में हुआ। आकाश, जैसे आकाश से आकाश साध वायु, आकाश ने वायु को प्रकट किया,
फिर वायु अग्नि, वायु से अग्नि हुए, अग्नि आपह, अग्नि से आपा हुआ, अग्नि माने अग्नि रापा, तो अग्नि आपह जब इस तरह हो जाएगा, अग्नि आपह मतलब अग्नि से आप हुआ। अदभ्य पृथ्वी, अदभ्य माने जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस रूप में उत्पत्ति यहां हुई, उसको गुणों की बात इन्होंने कह दिया। ठीक, अब हम लोग आगे चलें, इससे बात नहीं बनी। पंच महाभूतों में हम लोग आगे हम लोग गुण पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे गुण, कि जो मेन कैरेक्टर की बात हुई तो उसमें जो पृथ्वी थी सबसे अधिक, तो उसमें खरत तो था, खुरदुरा था, और भारी थी, भारीपन भी था और खुरदुरा भी था। आप लोग गुण में पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य रूप में। फिर जल में क्या था, द्रवित्व था, जल बह रहा था, इसमें द्रवित्व था जल में। फिर अनिल में क्या था, जो वायु थी उसमें चलत तो था, चलने वाली थी, वो अधिक बहने वाली थी, वायु बह रही थी। और फिर अग्नि, अग्नि में उष्णत्व था, अग्नि में क्या है, उष्णत्व माने उष्ण, गर्मी थी। तो इस तरह से भी आकाश में अप्रतिघात था, कोई भी रिएक्शन, कहते नहीं है कि एवरी रिएक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये कंसेप्ट आकाश में लागू नहीं हुआ, आकाश ने रेजिस्टेंस नहीं किया, ये उसका कैरेक्टर के रूप में आया, तो उसको अप्रतिघात के रूप में माना गया। अब एक और कंसेप्ट है, ध्यान में आप करिए, देखिए दार्शनिक विचार है ये, अभी जो पढ़ लेंगे अगला थर्ड सेमेस्टर में कोई नहीं पढ़ाएगा, सेकेंड सेमेस्टर ही महत्वपूर्ण है इस आयुर्वेद के लिए। बस उसके बाद फिर तो आपको शब्द स्पर्श रूप रसगंध जितने हैं ये, और प्लस आपको जो वात पित्त कफ और इन सब के आधार पर, और द्रव्य और गुण और कर्म, इनके आधार पर आपको थेरेपी बनानी पड़ेगी, थेरेपी माने प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। तो वो, तो इसमें क्या है, हमेशा ये तर्क है, अगर हमको, एक आध लोग उत्तर दे सकते हैं, सब नहीं, मान लीजिए हमको इस चेतना से कोई स्पर्श कर रहा है, तो इसमें स्पर्श का अनुभव मुझे हो रहा है, बोलिएगा एक आध लोग, इसमें स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है, और अगर ये कोई न टच करे तो क्या मुझे अनुभव होगा? नहीं सर, नहीं होगा। यानी स्पर्श माने भाव, स्पर्श के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है, अगर भाव और अभाव दोनों एक ही तत्व की विशेषताएं हैं, उसी गुण होगा। अगर ये स्पर्श करने पर बता दे रहा है कि ये स्पर्श है, तो जब स्पर्श नहीं होता तो अभाव भी बताता है कि स्पर्श नहीं हो रहा है। तो भाव और अभाव दोनों किसी भी द्रव्य के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी महाभूत के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर हम कोई चीज कानों से सुन रहे हैं कोलाहल, तो जब कोलाहल नहीं हो रही है तो भी तो कह रहा है कि शांति है। आंखों से कोई चीज देख रहे हैं तो जिसमें, और आंखें बंद कर लिए तो नहीं दिखाई पड़ती, तो भी तो कहते हैं कि ये हमें दिखाई पड़ रही है या हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो नहीं, भाव और अभाव, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। भाव और अभाव जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से भाव भी होगा, उसी इंद्रिय से अभाव भी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी का बहुत जी प्रबंध कर लीजिए। तो ये समझने की जरूरत है कि जो इंद्रिय, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो भी आप गुण कहें, जिससे आभास होता है किसी गुण का, उससे उसके अभाव का भी आभास होता है। बस इतना समझाना है, अधिक नहीं समझाना, क्योंकि अधिक बनेगा। अब ज्ञान कैसे बढ़ता है, ये तो आपको बहुत बढ़िया, ये श्लोक बताएंगे भी बाद में। ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको बताना पड़ेगा आपको। इसमें बहुत चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनका बहुत आपको आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग बता चुके हैं आगे। तो ज्ञान कैसे बनता है, अगर ज्ञान की बात करें कि ज्ञान कैसे होगा, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 हैं। तो हम लोगों ने कहा 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं, कोई हम लोग जानते होंगे? शब्द के लिए कुछ होगा, शब्द
शब्द के लिए, एक शब्द गुण जिसका है उसके लिए कान हो, तो कान के साथ कोई इंद्री होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्णेंद्री। हम लोग इंद्री जरूर लगाएंगे, क्यों अभी बताएंगे आगे। हम लोगों ने कहा था ना कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिसके साथ सेंद्रीय है वही द्रव्य है। ठीक है, तो हम लोग आगे आगे हम लोग पढ़ा भी बताएंगे। तो जैसे ही कोई भी आभास होगा और कोई व्यक्ति हमको दिखाई पड़ेगा तो हम कहेंगे आंखों में हमने देखा, और कानों आंखों की इंद्री ने बताया ब्रेन को, मॉडर्न साइंस की भाषा में वो बताती है, तो हम लोग कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व है। हम लोग कहते हैं ना कि हम आंखों में ऑप्टिक नर्व है, उसने हमको बता दिया ब्रेन को। तो वही उन्होंने कहा था 600 ईसा पूर्व के पहले ही कह चुके थे। क्या बात कहे थे? उन्होंने कहा था इंद्रिय है, तो यानी इंद्रियां बाहर है। तो इंद्रियां क्या करती हैं? ये आपके बाहरी जगत का हमसे संपर्क कराती हैं, हमको ज्ञान कराती हैं। अब ज्ञान कैसे हो गया? इन्होंने कोई चीज देखा कि हाथी है, तो मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारा एफरेंट नर्व, एफरेंट माने AFFERENT, एफरेंट नर्व बताती है कि जाकर के, और वो जाती है स्पाइन के थ्रू और पीछे ब्रेन में चली जाती है। हमारा ये आयुर्वेद कह रहा है कि जो ये इंद्रियां हैं ये बाहरी जगत का हमको अवगत कराती है, और इन मन को बताती है जाकर के। मन को अंतःकरण भी कहा गया है। मन को नोट करते जाइए थोड़ा बहुत चीजें, एक आध शब्द जो अच्छे लगे। मन को अंतःकरण कहा गया है, मन को अतीन्द्रिय भी कहा गया है। तो मन को बताती है, सूचना देती है मन को, और करण माने इंद्रिया भी होता है, करण माने इंद्री, अंतःकरण माने जो अंदर है स्थित है वो, ऐसा इंद्री। तो अंतःकरण जो है मन को बताती है। अब मन क्या करता है? मन के बाद जैसे मन को ये ज्ञात होता है कि उसने देखा कोई चीज, हाथी को देखा पहली बार, तो उसने देखा कि हाथी ऐसा है, ये है, तो मन को अहंकार पैदा होता है। नोट कर लीजिएगा शब्द ये, मन को अहंकार पैदा होता है, और वो कहता है कि इसको जानने वाला या इसका कर्ता मैं हूं। पहली बार मैंने ही जाना है कि ये हाथी है, इसके पहले कोई नहीं जाना था। तो उसको मन में अहंकार पैदा होता है। फिर मन क्या करता? मन ऐसा नहीं कि अहंकार तत्व उत्पन्न हुआ और अहंकार रुक गया ना। अहंकार तत्व के साथ साथ तुरंत ही विचारणीय कर्म होता है, और मन अपने संकल्पात्मक कर्म संकल्प करता है, कहता नहीं कोई आवश्यक नहीं भाई, देखिए विचार कर ले, बुद्धि उत्पन्न होती है। तो अहंकार के बाद बुद्धि उत्पन्न हो गई, और बुद्धि जब उत्पन्न हो गई तो उसने बताया कि नहीं ये हाथी है। और यही नहीं, इसके पहले अनेक लोग हाथी को जान चुके होंगे। ये बुद्धि तत्व है। और जैसे बुद्धि तत्व हुआ, उत्पन्न हुआ, वास्तविक ज्ञान आत्मा के प्रकाश में, आत्मा के सानिध्य में, बिना आत्मा के कोई शरीर बिना कोई भी शरीर में बिना मन के कोई आत्मा प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि आत्मा तो कोई काम करती नहीं, आत्मा करता है। आप लोग अगर वीडियो खोल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जितने लोग, 2-3 लोग भी सही, कोई नहीं। आत्मा क्या है? करता है, मन करता नहीं है, जबकि करने वाला मन है, मन ही सब करता है। लेकिन आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी जानने वाली, ज्ञाता कही जाती है, वही सब कहलाती है। तो इस रूप में हम लोग देखें, इस रूप में हम लोग देखेंगे कि मन करता है। तो अब मन के माध्यम, मन जो है आत्मा से आज्ञा लेता है, आत्मा से परिचित होता है, और तब ज्ञान की सृष्टि होती है, तब मालूम हो जाता है कि ये ज्ञान है। तो यानी अहंकार भाव मन के साथ जुड़ा हुआ। याद रखिएगा, हम लोगों ने मन को कहाँ रखा हुआ है? फिंगर नंबर 8 रखा है।
फिंगर नंबर 8 में ना, जी हाँ, तो उसी 8 में अहंकार है। क्लियर? जी जी मन सर- के साथ जुड़ा हुआ, उत्तम। सर ऐसे तो काल में शायद है ना अहंकार। नहीं नहीं, वो अलग पॉइंट है, वो विचार अलग। हम लोगों ने काल को वहां रखा हुआ, काल के साथ अहंकार को हम लोग माना है, लेकिन ये जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है उसके हिसाब से मन के साथ अहंकार तक तो अपने आप ही जुड़ा रहता है। बिना ज्ञान, बिना बिना अहंकार के ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, हाँ। तो हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अगर हमको अहंकार को नष्ट करना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमको अहंकार हो जाए कि हम बहुत ज्ञाता है, तो क्या करना चाहिए? चलिए ट्रीटमेंट यहीं पर शुरू करिए, ओपन करिए और तुरंत बताइए ट्रीटमेंट। अब आप लोग जानने लगे। मैम मन को 7 सिगरेट करना है, दिशा को बढ़ाना है। नहीं नहीं, दिशा ना को ना बढ़ाएंगे। ना ना, ऐसे मत बोलिए। हम लोगों ने अभी बात किया था इसके पहले, लोग जानते भी होंगे। हमने कहा था कि चरण बताइए। चरण माने स्टेप्स। स्टेप्स मत भूलिए। अगर स्टेप्स नहीं भूलेंगे तो आप बेस्ट थेरेपिस्ट बनेंगे। नंबर वन हमने क्या कहा है कि वेयर टू नो, आप नोट नहीं किया क्या? वेयर टू ट्रीट। ट्रीट तो बताइए वेयर टू ट्रीट, पहले बताइए वेयर टू ट्रीट। और आपको अभी उन्होंने बता दिया है। फिंगर 7 नंबर पर सिगरेट करना है। नहीं नहीं, अभी बताया अहंकार कहाँ पर है। अभी आपने आयुर्वेद में जो मन पढ़ा, पे। हाँ राइट नंबर 6, फिंगर सर। फिंगर नंबर 6 नंबर 1 टी फिंगर जॉइंट। नंबर 6 में अहंकार हुआ। पहला नंबर 8 फिंगर नंबर 6। चलिए, एक चीज हो गई। फिर दूसरा क्या है? दूसरी स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी। भाई भूल है, ऐसे मत भूलिए ना। फिर इसी बता, शॉर्ट नोट बनाइए। इसीलिए बताता हूं कि आप पारंगत हो जाए, सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो, आप पारंगत हो जाए। वेयर टू ट्रीट नंबर 1, नंबर 2 विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड। नोट करिए प्लीज, और उसको दर्ज करिए। वेयर विच मेरिडियन, तो कौन सा मेरिडियन होगा काल में? बताइए, काल में कौन सी मेरिडियन होगी? सर मेडुला, स्पाइन और मेडुला। नहीं अब स्पाइन मेडुला कहाँ से आ गई इसमें? नंबर होगी। नहीं, पेरिकार्डियम। अच्छा, मैं पेरिकार्डियम जितने इस तरह के नहीं जितने, अरे भाई, जितने भी इस तरह के मामले होते हैं, कोई भी एनर्जी, हम लोग कह रहे हैं कि नीचे ऊपर तो ऑर्गन फिक्स है, बीच वाले में सारे गुण दोष जितने भी हैं, गुण और कर्म जितने हैं, सब इसी में है। आपको ये तो मालूम है, पित्त जॉइंट में और द्रव्य के अलावा गुण कर्म जितने हैं, आपको देखिए ना, आपको पढ़िए पेज नंबर 38 ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसी में तो आएगा बीच नंबर में फिक्स फिंगर नंबर 6 पित्त ज्वाइंट। अरे भाई, उसी में सारे, वो किताब है नहीं इसमें, पेज नंबर 38 भारद्वाज में पूरा लिखा हुआ है। उसमें कभी भी आप पाए होंगे कि कोई द्रव्य गुण, कोई कर्म बीच में है कि कहीं और है? अहंकार भी कहाँ है? अहंकार भी बता रहे थे सर साहब, बताइए। जी सर, पित्त जॉइंट पे। तो फिर आप लोग भूल क्यों जाते हो भाई? सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में आ गए आप बहुत से लोग, तो बता ही नहीं पा रहे। इसमें यहाँ पर जब काल का ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ, तो काल में अहंकार है, चलिए हमने मान लिया अहंकार हुआ, तो फिंगर नंबर 6 और पित्त ज्वाइंट। तो पित्त ज्वाइंट क्या हुआ? ये क्या हुआ? वेयर टू ट्रीट माने मेरिडियन हुई ना, पित्त ज्वाइंट। जी सर। जी सर। तो दो चीजें तय हो गई। अब प्रोटोकॉल, किसी के पास अहंकार है कि वो बात नहीं सुन रहा, वो कहता है कि मैं IAS हूँ, वो कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, वो कुछ और अंड बंड बोल देता है जो खराब बोलता है, तो यानी अहंकार तत्व। तो अहंकार तत्व के लिए दो चीजें हो जाते हैं। अभी बताया आपने ना, 6 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर हमने बताया मन, तो 6 8 क्या होगा? सिडेट की टोन, सिडेट सर। 6 8 सिडेट होगा ना? यस जी सर। जी सर। 6 8 सिडेट होगा। क्यों? क्योंकि 6 को भी, 6 में अहंकार है, उसको भी सिडेट करना है। हम अहंकार को सिडेट कर रहे हैं, काल को नहीं कर रहे। अहंकार को द्रव्य गुण कर्म
तीनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने अहंकार को सिलेक्ट कर दिया। 8 नंबर में अहंकार है, हमने 8 नंबर को सिलेक्ट कर दिया। हमने मन को सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा मत सोचना कि मन को सिलेक्ट कर दिया, मन में जो अहंकार है उसको सिलेक्ट कर दिया हमने। क्लियर? तीसरा क्या किया हमने, अब टोन किसको करें? टोन भी तो करना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। सर 7 टोन। दिशा को टोन करेंगे। क्यों भाई? तो 7 क्यों? अभी सर जल तत्व। दिशा दिशा तो कहीं सर आई नहीं। दिशा ना ना, अहंकार तत्व अगर खत्म होना हो तो क्या चाहिए आदमी के पास? आप उसमें आयुर्वेद मत जाइए, आप नंबर क्या चाहिए? आप सिंपल जगत में जाइए। हाँ? 9 चाहिए बुद्धि सर 4 टोन। रस चाहिए, रस सर। तो जो सारे जगत को बांधता है वो कौन तत्व है? जल तत्व। रस, जल। जल 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 जल। जो सौम्य है उसका क्या है? मृदु है। मृदु है, मारता उसका है ना, मृदु है। और वो क्या कर, बंध कर्म है, बांधता है सोसाइटी को, मदर फादर को, पिता पुत्र को, पिता पुत्री को। ये जो बांधने काम, समाज को बांधने काम जल करता है। तो सिंपल अगर एक ही एनर्जी लेनी हो तो 6 एयर सिगरेट और 4 टोन। अभी दिशा की बात ही बंद करिए ना, अभी तो सौम्य होना है उसको। दिशा और लगे, जब कभी और एनर्जी ना हो तब आप 4 से 7 टोन कर दीजिएगा। लेकिन उल्टा होगा, 7 कहीं वो तो उसका पहले भी खराब था, करेला और नीम चाह, मान लीजिए 7 सेडेट करने से और गड़बड़ हो गया और अहंकार बढ़ गया, तब क्या करेंगे? तो 6 8 सेडेट 4 टोन मिनिमम इतनी एनर्जी को आप बैलेंस करिए अहंकार के लिए। तो ये सबको करना है। अपने अंदर अहंकार अगर 20% से अधिक हो जाए तो सबको ट्रीटमेंट जरूर देना है। क्लियर? ये सब दूसरे को तो बाद में करिए, पहले अपने को देखिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे चलेंगे, चलिए। फिर क्या हुआ? अब आप देखिए, अब 10 द्रव्य सिद्धांत आया। इसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने 5 कह दिया तो उसका 10 द्रव्य का सिद्धांत आया। उन्होंने 9 द्रव्य का सिद्धांत यहाँ कहा था। उन्होंने क्या कहा? खाद्यन्यात्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह वसेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उन्होंने कहा कि खादीन आत्मा माने, खा माने आकाश, आदि आदि मतलब खा आदि, यानी कौन सा? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। समास में कह दिया तो खादीन आत्मा मन है कालो। फिर कहा आत्मा, खादीन आत्मा, तो नी के साथ आत्मा जब जुड़ गया तो या हो गया, यात्मा हो गया। तो खादीन आत्मा मन है कालो, मन कालो। और दिशस्त द्रव्य संग्रह, ये दिशा और मन ये जो है आत्मा मन दिशा काल, ये द्रव्य संग्रह है, इनको द्रव्य कह दिया। पराभौतिक है, इनको द्रव्य कह दिया। और फिर दूसरा कहा, रेखा मैडम बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या कहा? कहा कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम। सेंद्रियम माने जो जिसमें इंद्रिय है वो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम। जो अगर इंद्रिय है तो उसी को चेतन कहा जाएगा, और जो इंद्रिय नहीं है वो अचेतन। क्यों ऐसा कह दिया? क्योंकि इंद्रिय ये हालांकि अपने में नहीं है, बहुत से इंद्रियां होने के बावजूद वो उनमें मन नहीं है। जब तक इंद्रिय के साथ मन नहीं होगा, अंतःकरण नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं आपको प्राप्त होगा। याद है ना? तो अगर कभी वनस्पतियों में आप देखिए, सूर्यमुखी क्या है? बोलिए, सूर्यमुखी कोई कैरेक्टर है? बताइए। ये जो फूल है तो वो सन के जैसे सूर्य जाता है उस तरफ ही वो मुड़ जाता है। इसका मतलब इंद्रिय है। हाँ जी, इसका मतलब इंद्रिय है। लेकिन जब तक आपके पास उनके पास मन नहीं है, इंद्रिय तो है, सेंद्रियम चेतनम। तो यहां सेंद्रिय को चेतन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वर्चुअली वो ये मान रहे हैं कि सेंद्रिय के साथ मन है, तो मानव शरीर में पुरुष में मन है, इसलिए वो सेंद्रिय है, उसको चेतन कह दिया। अदरवाइज कुछ
जो ये क्या कहते हैं वनस्पतियां है, उसमें आप चर्बी मिला दीजिए या मछली मिला दीजिए और मछली का चूरा मिला दीजिए तो अधिक बढ़िया फल देते हैं। किसी के बारे में कहा जाता है कि वहां पर जो है ये गीदड़, अगर गीदड़ की चर्बी की गंध आती है तो वो फल देने लगते हैं। यानी इंद्रियां वहां भी है। और हमारे किन्होंने, हमारे बसु साहब ने तो सिद्ध किया था कि उसमें भी जान है। कहा था ना, वो अंतः चेतन कहा था ना, बाहर से चेतन नहीं तो अंतः चेतन कहा, तो वहां का तो माने उनका कंसेप्ट हम लोग समझ लें कि हमारा कंसेप्ट है कि इंद्रिय तो हो लेकिन उसके साथ मन भी हो, क्योंकि इंद्रियों को करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला कौन है? मन। मन आत्मा से मन बीच में बैठा हुआ है और आत्मा इधर बैठी हुई है और मन इधर है और इंद्रियां उधर से आई। मन को बताया कि भैया ये हाथी दिख रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है। आत्मा से कहा तो आत्मा ने कहा यस जस्टिफाइड, तो जैसे कहा वैसे मन ने मान लिया। क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा है बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधिनाना और आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बरजोगी। हाँ मैडम, कोई किसी ने, मीना अरोड़ा मैडम ने हाथ, वो हैंड रेज करने का हम लोग परंपरा नहीं है, बता दीजिए, बोलिए। क्योंकि गलती से हो जाता है, समझ नहीं पाते, रुक जाता है ना प्रवाह। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है मैडम? गलती से हुआ होगा तो हम लोग समझ नहीं पाते गलती से है कि सही है, ठीक है। तो इस तरह ये, तो इसलिए हम लोग कहा कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो सेंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है और जिसमें इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां ही ज्ञान का क्या है, इन ज्ञान के प्राप्ति का साधन है। कैसे साधन है? बिना इंद्रियों के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है तो आत्मा साधक के रूप में है। और साध्य क्या है? साध्य है हमारा ज्ञान। अगर ज्ञान मिल जाए हमको तो हमारा, यही तो हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य हमारा ज्ञान है, वो साध्य है। इंद्रियां साधन है और आत्मा हमारी साधक के रूप में बैठी हुई है। आत्मा के सहयोगी के रूप में मन है। बिना मन के प्रवेश नहीं करना उसको, शरीर में आना ही नहीं है, तो मन को अपने बगल में बैठा रखती है। एज चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, खुद अध्यक्ष है, कोई काम नहीं करना, लेकिन करता स्वयं, क्योंकि वही उसी की सिग्नेचर, उसके बिना उसके अनुमति के मन मान नहीं सकता किसी बात को। इसलिए उसको माना गया है कि आत्मा जो है वो सबसे अधिक बड़ी करता है। खुद नहीं करता, खुद नहीं करती लेकिन करता है। ठीक, तो आगे चले हम लोग। अब तो 9 द्रव्य माने थे उन्होंने, 10वां द्रव्य तम कहा था, चर्चा हुई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया था तम को, यहां पर चर्चा हुई थी आयुर्वेद में, लेकिन तम को नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा तेज अग्नि हमारे पास है, जब अग्नि है तो अग्नि के प्रकाश में इस तम का, तम नष्ट हो जाता है। तो वही सिद्धांत, अभी हम लोगों ने क्या कहा था, एक सिद्धांत जिसमें भाव है वही अभाव को बताता है, याद है? ये क्यों बताया था? इसीलिए बताया था कि अगर तम है तो तेज के अभाव में वो खत्म हो जाएगा। तो यानी तेज होगा, तो इसलिए हम तेज को हम लोग द्रव्य मान लिया। इसलिए आयुर्वेद में इसको नहीं माना गया था, द्रव्य नहीं माना गया। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोफेसर जेपी अग्रवाल साहब ने इसको मान लिया और इसके मानने से चिकित्सा क्षेत्र में हमको आसानी हो गई। आसानी क्या हो गई? हमारे पास 10 द्रव्य हो गए और हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, तो हमने कहा कि भाई हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे चलें, बोलिए, बोलते जाइए। हाँ चलें। यस सर, जी जी यस सर। अब यहीं पर आपको द्रव्य का भेद बता देते हैं। द्रव्य में कैसे द्रव्य होते हैं उनको देखिए। फिर करमवीर सिंह साहब ने हैंड रेज किया, गलती से हो जा रहा होगा, हमको कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं करमवीर सिंह साहब पूछना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं आगे चलूं, चलिए। द्रव्य के भेद क्या है? द्रव्य क्या है? 2 तरह के द्रव्य होते हैं। ये इसी चैप्टर में होगा,
लेकिन मैं बता रहा हूं आगे चैप्टर में होगा, इसमें होगा, कहीं भी होगा। द्रव्य के भेद क्या है? द्रव्य में कोई भी चीज हमने पढ़ा है, एक कारण है, एक कार्य है। कारण क्या है? जिसकी वजह से कोई कार्य होता है, जो मूलभूत तत्व है जिसके वजह से कोई कार्य होता है, वह कारण है। जैसे मैं कहूं कि रेखा अग्रवाल रेखा अग्रवाल ने ये काम किया, तो रेखा अग्रवाल तो कारण है, और कार्य जो काम हुआ, उन्होंने मान लिया खाना बना दिया, तो खाना बनाना कार्य हो गया, रिजल्ट। तो एक हुआ रीजन और एक हुआ रिजल्ट, उनकी वजह से ये हुआ। तो इस रूप में हम लोग इसको लेते हैं। तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो हमारे कारण द्रव्य में देखिए कौन कौन है, कौन कौन कारण है। हम लोगों ने कहा ना कि 10 हमारे द्रव्य हैं, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, यही तो कहा, ये तो हमारे कारण हुए। इन्हीं कारणों से तो उत्पत्ति हुई जगत की। हम तो यही कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति इन्हीं 5 तत्वों से और 5 द्रव्यों से हुई। तो ये जगत की उत्पत्ति के कारण हो गए, यानी कोई भी कार्य होगा इनके बिना संभव नहीं है, तो यानी कारण द्रव्य हो गए। अब कार्य द्रव्य क्या हुए? कार्य द्रव्य 2 तरह के हुए, एक कृत्रिम है और एक अकृत्रिम है। एक कृत्रिम माने बनावटी, जिसको बनाया जा सकता है, और एक अकृत्रिम है। ठीक है, तो अब जो कृत्रिम है उसमें सोचिए, तो कृत्रिम में क्या होगा भाई, जो मतलब इसमें मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा ना कि भी सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, तो हमने कहा द्रव्य 2 तरह के होंगे, एक चेतन होगा, एक अचेतन होगा। तो अचेतन द्रव्य कैसे होगा भाई, जिसमें चेतना नहीं है, वो द्रव्य कैसे होगा? तो वो जो अचेतन द्रव्य होगा वो 2 तरह का होगा। एक तो होगा जो कृत्रिम बनावटी हो, पत्थर बना लीजिए आप, और एक जो है वो रियल में पहले से। ठीक है, तो एक होगा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में आप पत्थर देख रहे होंगे, वो प्राकृतिक है, और आपने कोई लकड़ी का बढ़िया से बना दिया तो वो हमारा आपका कृत्रिम हो गया। तो ये जो अचेतन द्रव्य है इसमें ये हो गया। अब चेतन द्रव्य की बात करें, इसी में केवल आपको जानना है कि हम लोग अपने को कैसे माने, और ये क्वेश्चन भी आते हैं, हम उसके संदर्भ में बोल रहे हैं। अब देखिए, तो इस अब चेतन में समझ लीजिए, चेतन में 2 तरह के हुए। हम लोगों ने कहा ना कि एक अंतः चेतन और एक बहिरंतः चेतन। एक अंतर में चेतना है, लेकिन बाहर और अंदर दोनों में चेतना किस जिसमें हो। हम लोग में क्या है, बाहर भी चेतना है और अंदर भी चेतना है। पौधों में, एक आध पौधों में जो बात हो रही थी, उनमें क्या है, अंतः चेतना है, बाहर चेतना नहीं है। बाहर वो नहीं चल पाते, बाहर वो बात नहीं कर पाते, अंतर चेतन है। आप वो छुएंगे, हो सकता सिकुड़ जाए। तो जानी चेतना तो है, लेकिन बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो ये अंतः चेतन माने हुए वो जिनको हम लोग वनस्पतियों के रूप में मानते हैं, और प्राकृतिक, और जो बहिरंत चेतन मतलब बाहर से भी चेतन और अंतः भी चेतन, दोनों चेतन। आप कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अंतर चेतन का एग्जाम्पल है। देखिए, तो वनस्पति वो कहलाती है जिसमें कोई फूल नहीं लगता, सीधे फल आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप एग्जाम्पल को जानते होंगे कोई आप लोग, एक बहुत फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, गूलर। बस, बहुत बढ़िया। तो गूलर कहते हैं, गूलर का फूल हो गए हो, यानी गूलर में फूल ही नहीं आता, तो इसका मतलब कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हो। तो गूलर में सीधे फल आता है, तो इसको बोलते हैं वनस्पति। तो वनस्पति की परिभाषा समझ लीजिए, पहली बात। दूसरा है वानस्पत्य। दूसरा होता है वानस्पत्य। तो वानस्पत्य क्या है? वानस्पत्य ये है जिसमें फूल भी आए और फल भी आए। आप तमाम देखिए, आम है, जामुन है, इस सब में पहले आता है, पहले फल आता है, वो फूल आता है, फिर फल आता है।
तो ये हमारे वानस्पत्य कहलाते हैं। ये वनस्पति नहीं है, वनस्पति भी गूलर है, वानस्पत्य है ये। तीसरा हुआ औषधि। औषधि हम लोग अपने वहां देखें, हमारे यहाँ औषध है, औषध द्रव्य है, औषधि नहीं है, औषध। यहाँ औषधि की बात कर रहे हैं। तो औषधि वो है, औषध डिफाइन की गई कि जिसमें जब पक जाए तो उसका विनाश हो जाए, यानी जिसमें पहले फूलों के पकने पर जिनका विनाश हो जाए, ऐसे को उन्होंने कहा ये हमारा औषधि है। इसका उदाहरण क्या दिया, जैसे जो खेतों में होता है, पकता है, गेहूं है, जौ है, चना है, तो आप देखिए पहले हरा होता है, हरा होने के बाद जब पक जाता है तो अपना ओरिजिनलिटी तो खो चुका होता है, तब वो ओरिजिनली फूल जब पक गए और पकने के बाद जिनका पहले वाले का विनाश हो गया, तब उनको ये बोलते हैं, उनको औषधि बोलते हैं। तो यानी गेहूं, जौ, चना वगैरह जो खेतों में आपको दिखाई पड़ते हैं वो। फिर आया विरुद्ध। विरुद्ध है जिसमें लता वितान, जैसे होता नहीं, आप देखते होंगे कि लताएं भाई लतर चढ़ जाती है, तो वो वैसे जो है ये। अब हम लोग अपनी बात करें उस श्रेणी जिसमें आते हैं बहिरत चेतन, जो बाहर से भी चेतन है, बहि चेतन और अंतः चेतन दोनों। ऐसे में कौन है, ये जरायुज या पिंडज, जिनमें सीधे सीधे मां के गर्भ से पिंड के रूप में उत्पत्ति होती है, ऐसे पिंडज कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। दूसरा होता है कि जो अंडज, अंडों से जो उत्पन्न होते, पहले अंडा बाहर निकलता है और वो अंडा कुछ दिनों बाद पक करके और तब उसमें से जीव निकलता है। तीसरा स्वेदज, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। और चौथा है उद्भिज, जो जलचर या भूमि से निकल जाते हैं, ऐसे उनको कहते हैं। तो इस तरह हमारा हुआ। अब इसमें आगे आइए, ये हम लोग पढ़ चुके, पंचमहाभूत पढ़ चुके, खाद्य आत्मा पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, महाभूतों गौरव कण पढ़ चुके। आगे हम लोग अब देखें, ये कहा कि पंच भौतिक, अब इसमें यहाँ पढ़ लीजिए, बता दें परमाणु क्या है। परमाणु उन्होंने कहा, देखिए परमाणु हमारे, उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि परमाणु हम सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा परमाणु है। तो हम लोग कह रहे हैं परमाणु है तो उसमें भी पांचों द्रव्य होने चाहिए, महाभूत होने चाहिए। तो उसमें देखिए हमारा क्या, आकाश। आकाश माने होता है स्पेस, जो अब जितना आपने स्पेस घेरा हुआ प्रकृति में, वायुमंडल में, उतना आपका आकाश है। तो यानी जो एटम होता है उसमें स्पेस होता है, एटम में स्पेस होता है। उसमें क्या होता है, अंदर जो है नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं कई पेरिफेरी में, ठीक है, कई सरकमफेरेंस में उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इस तरह के में है। तो अब आकाश उसमें है कि स्पेस है। दूसरा वायु। वायु काम क्या है, चलत्व, मूवमेंट, गमन। तो उस रूप में आप देखें कि वायु वहां है, क्यों, गमन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो गमन इसलिए तो है, मूवमेंट बिना उनके संभव नहीं है। तो वायु। अग्नि। अग्नि नहीं है, परमाणु से जब बंद निकलता है तो क्या अग्नि नहीं होती है, यानी अग्नि उसमें इनहेरेंट है, तभी तो अग्नि बनी। तो परमाणु में तीन चीज हो गई, आकाश, वायु, अग्नि। जल। जल का जो काम है वो बंधन है। जल जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बिना जल मिलाए हुए, सीमेंट को मिला दीजिए, गारा मिला दीजिए, सब कुछ मिला दीजिए, बिना पानी मिलाए हुए आप जरा बना लीजिए, लोहा हो सब लगा दीजिए, लेकिन गिट्टी मोरम जितना लगाना लगा दीजिए, लेकिन पानी मत मिलाइए, बने नहीं पाएगा। तो पानी बांधता है, तो बांधने काम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बंधे हुए हैं, इसलिए। फिर चौथा आया पृथ्वी। पृथ्वी में भार है, तो उसमें भार है, परमाणु भार है, परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु भी पांच भौतिक कहा जाता है, इसलिए इस आधार पर। देन कम्स, अब ये आ गया
ये हमारा जो था, जिसको हम शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने, कि ये कहा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम अस्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। अब ये जो कहा गया, इसी को हम लोग समझना है कि हेतु सूत्र क्या है। तो हेतु सूत्र के लिए कहा कि हेतु माने लिंग सूत्र माने सिम्टम। कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि हमको बुखार आ रहा है 2 दिन से, ये सिम्टम बता रहा है। वो कह रहा है कि हमको खाना हजम नहीं हो रहा, ये सिम्टम बता रहा है। अब आपको तय करना कि हेतु सूत्र क्या है, मतलब इसका कारण क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ये आपको तय करना है। और फिर क्या है, औषध ज्ञान। औषध, उनके चिकित्सा में औषध थी, हमारे यहाँ क्या है, हमारे औषध में क्या है, कोई बताएगा? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या है औषधि, औषध क्या है हमारी? ऊर्जा सर। ऊर्जा तक, यही मैग्नेट वगैरह जो है हमारे बिंदु, उन्हीं पॉइंट पे मैग्नेट वगैरह जो लगाना है, मेथी हुए मैग्नेट, ये वाले हमारे हैं। ठीक, तो इसी को बता रहे हैं। अब ये इसी को पढ़िए, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका यहाँ पढ़ना। हेतु सूत्र, कारण क्या है? देखिए, काल, असात में इंद्रियात संयोग और कर्म। देखिए वर्चुअली क्या है, जो वहां का सूत्र है, वहां श्लोक है, उसके लिए काल और असात में इंद्रियात संयोग और बुद्धि 3 को कारण माना गया। सभी वेदनाओं का कारण, कोई घटना होती है, कोई कारण होता है, कोई परेशानी होती है, उनका कारण एक तो काल है, दूसरा आपका बुद्धि है, और तीसरा आपका असात में इंद्रियात संयोग है। अब क्योंकि बुद्धि के कारण, बुद्धि के माध्यम से ही, बुद्धि कारण है जिससे आपके कर्म होते हैं, इसलिए बुद्धि को कर्म से ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, समझिए नहीं? कर्म ओरिजिनली उन्होंने डिफाइन किया, पहले बुद्धि को कहा, काल कहा, बुद्धि और असात इंद्रियात संयोग 3 से कहे, और फिर कह दिया कि चूंकि बुद्धि से कर्म संभव है, इसलिए कर्म हमारा, बुद्धि के माध्यम से कर्म है, तो इसलिए कर्म हमारे 3 कारण हैं जिनकी वजह से हमको कोई बीमारी होती है, ये उन्होंने कहा। अब काल में क्या कहा, तो काल के ही तो परिणाम है। काल जो है, काल के बारे में कहा गया, बाद में आगे पढ़ेंगे, कि काल आत्मा के साथ जाता है। काल स्वयं नहीं मरता, क्योंकि आज है, कल भी, परसों भी है, काल तो है। काल कभी ऐसा हो नहीं सकता काल मरे, तो काल हमेशा मरता है। तो काल शरीर के नियंत्रण के रूप में है। वो क्या करता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, बचपन से आप, बचपन छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, जरावस्था होती है, तो ये सब काल के परिणाम है, काल की वजह से होता है। तो ये जो है काल जो है, अब काल की उपेक्षा करने से, अगर काल की आपने उपेक्षा किया तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। कैसे? आपने समय की अवहेलना किया, आपने भोजन जिसमें खाना है उसमें भोजन नहीं किया, जिसमें सोना है उसमें नहीं सोए, जिसमें जगना है उसमें नहीं जगे, तो व्यक्तित्व ही प्रभावित होगा ना। कोई आपसे मिलने के लिए आया, उसने समय दिया कि 10 बजे हम आएंगे, आप 12 बजे तो सो रहे हैं, जब वो आया तो उसने कहा मुझे वेट करना, आप वेट करा दिए उसको, तो 2 घंटे जब वेट करेगा तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, उसका नहीं। वो आपके बारे में धारणा बना लेगा कि ये समय के पाबंद नहीं है, पहला अवधारणा। दूसरा ये भी कह सकता है कि भाई बहुत अभिमान वाले हैं, अहंकार वाले हैं, तो कुछ भी धारणा बनाएगा तो व्यक्तित्व आपका प्रभावित होगा। समय से नहीं पढ़ेंगे। जब आपको पढ़ने की उम्र थी तो आप खेल कूद रहे थे, भैया हम घूम रहे हैं, यहाँ पर हम फिल्म देख रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व जो पढ़ने से जो परिमार्जित परिष्कृत होता वो आपको नहीं मिला। तो ये काल की अवहेलना है। तो काल की अवहेलना नहीं करिए। अब देखिए काल प्रभावित कैसे करता है, इन्हीं ऋतुओं के आधार, काल ऋतुओं को जन्म देता है ना, तो इन्हीं ऋतुओं के आधार पर आपको, ये हमारा जो काल, ये सब चल रहा है, माघ चल रहा है ना, माघ, हाँ, ये हमारा चल रहा होगा, माघ चल रहा है, माघ फागुन, जी सर, माघ। तो ये जो है, इसको आयुर्वेद में आदान काल कहा गया है। आदान माने ये कह रहा था पीरियड ऑफ लो न्यूट्रिशन। अब जो हमारा गर्मी तक चलेगा,
ये हमारा न्यूट्रिशन लो होगा। इस समय सूर्य जो है उत्तरायण में है, यानी सूर्य उत्तरायण में आ गए हैं। अब सूर्य प्रचंड हो जाएंगे, सूर्य की ताकत बढ़ेगी और सोम की ताकत घटेगी। सोम हमारे लिए उसका काम करते हैं, लिबरेशन काम करते हैं, मतलब हमको बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में शक्ति का संचय करते हैं। ये हमारे सोम देवता है जो चंद्रमा कहलाते हैं। और ये सूर्य जो है हमारा बल क्षीण करता है। जब अपनी बल ताकत हो जाती है तो हमारे बल को छीनता, सोख लेता है, नदियों का पानी सोख लेता है, सब ऊर्जा को संचित कर लेता है। तो ये जो है लो लिबरेशन का ये पीरियड है। सूर्य उत्तरायण में होंगे, अग्नि प्रधान हो जाएगी, चंद्रमा का बल क्षीण हो जाएगा, सूर्य का बल पूर्ण हो जाएगा और समस्त सांसारिक वस्तुओं का शोषण करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ लो न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस समय जो कैटाबॉलिज्म है वो यही काम फंक्शन करता है, सूर्य। ठीक, इसके विपरीत जैसे हम लोगों का सावन वावन शुरू होगा, बारिश वारिश शुरू हो जाएगी, उस समय हमारा जो है सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा और दक्षिणायन में फिर सोम चंद्रमा की स्थिति बढ़ जाएगी, सूर्य का बल क्षीण होने लगेगा। कर्क और मकर राशि वाला आपने पढ़ा होगा। तो उस समय हम लोग का बल की प्राप्ति का काल है। तो अब कैसे हम लोग का होता है, गर्मी से बीमारियां होती हैं। कौन बीमारियां हो जाएंगी? आपको हाई बीपी हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, है ना। तो हाई बीपी, तेज बुखार हो सकता है। आपको ब्रेन में मतलब कहते सर की गर्मी उसी काल में होती है और बहुत से लोग जो है उस टेम्परेचर में फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो कार है ये गर्मी की वजह से है। सर्दी में क्या होता है? सर्दी में भी दूसरी तरफ सब में स्क्वीजिंग होती है, यानी ब्रेन आपका जो है ठंडा होने लगता है। उसमें क्या है, ऑर्गन्स उसके सिकुड़ने लगते हैं। तो आपका अंदर जो हमारी जो क्या कहते हैं आर्टरीज हैं, आर्टरीज वेन्स पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस समय भी जैसे एजिंग प्रोसेस वाले इस समय थोड़ा परेशानी में रहते हैं। तो ये जब उसकी होती है। बारिश में क्या होता है, आपको बारिश में आपको उल्टी हो गई, तब तो कोई इन्फेक्शन आ जाता है ना, बारिश में सारे डेवलप करते हैं कीड़े मकोड़े, तो वो समय जो है आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये उसकी वजह से होता है। दस्त, उल्टी, दस्त वगैरह जो है, चक्कर आना, ये सब चीजें आपको बारिश में। तो ये काल के ही रिजल्ट है, काल के ही वजह से रिजल्ट है ये इसमें। और जलवायु परिवर्तन ये सब कारण जिम्मेदार होते हैं। तो दूसरा, ये तो भौतिक हुआ। काल की उपेक्षा का हम दूसरी बात कर रहे हैं कि काल की उपेक्षा अगर आप करेंगे तो व्यक्तित्व परिमार्जित परिष्कृत नहीं होगा, बल्कि आपको नीचे चला जाएगा। इसलिए काल आपको, काल और वायु और अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, जो वायु आप पढ़ेंगे आगे चल के, हम लोग बताएंगे वहां पर, अभी नहीं, अभी तो उतना नहीं। तो ये काल का कालज रोग, इनको कालज रोग कहा जाता है। फिर काल के और भी है, जैसे एक आपका बल होता है जो आपको विरासत से मिला हुआ है, दूसरा आपका जो है कालज बल है। काल की वजह से गर्मी में आप शक्तिशाली कम शक्तिशाली होंगे, ठंडक में अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये जो है बल आपका मिला हुआ है। तीसरा आपका युक्तकृत बल है। आप गए, आपने जिम में ज्वाइन कर लिया, आपने कोई न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, आप थोड़ा सा हृष्ट हो गए, तो ये आपका युक्तकृत बल है। 3 बल हो गए। एक सहज बल जो आपके विरासत में मिला हुआ है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी का बल, किडनी वाला जो वो है वो हमारा सहज बल हुआ। दूसरा हमारा हुआ कालज बल। हम जब यंग है तो अधिक ताकत है, जब थोड़ा और एजिंग प्रोसेस में हो तो कम ताकत है। उसी तरह अगर हमारा जो है किसी गर्मी में अधिक कम है, ठंडक में अधिक है, बारिश में आप प्रसन्न है तो आपकी ताकत है। उसी तरह तीसरा बल हो जाएगा आपका युक्तकृत बल, जिसमें आपने जिम वगैरह जाया, व्यायाम शुरू किया, कसरत किया, सारी चीजें किया, फिर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया, वो आपका तीसरा बल हो गया, युक्तकृत बल। अब हम पढ़ना जो है मेन वो असात में इंद्रियात संयोग को पढ़ना है। और हमारे पास अभी 10 मिनट 15 मिनट बाकी ना, बोलिए। हाँ जी सर। जी जी सर। 15 मिनट तो क्लास है 15 मिनट का, 15 नहीं 17 मिनट का तो क्लास हो गया, और 10 मिनट का और 27 मिनट का काल है। ठीक है, जब आप बोर होने लगे बता दीजिएगा,
उसके पहले रोक दूंगा, क्योंकि ये दर्शन है, थोड़ा सा समय लेता है बोर होने का कोई समझने में। सवाल नहीं है सर। जब आप हाँ, बोल रहे हैं तो बोर हम हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा मतलब लगता है कि यो है। अब सात्विक सात्व संयोग क्या है? हमने अभी बता दिया, अंदर बैठा हुआ कौन? मन। मन के साथ कौन बैठा हुआ है बगल में? आत्मा। मन के अंदर, मन के बगल में बैठा हुआ आत्मा, अंदर बैठा हुआ मन, बाहर इंद्रियां हैं। अब असात में क्या हुआ? सात, पहले सात समझ लो, असात समझ लो। सात में क्या है? सात माने इंद्रियों के और मन के अनुकूल जो काम हो रहा है। मन कह रहा है कि हमको भोजन नहीं करना चाहिए, और इंद्रियां कह रहे हैं कि नहीं हमको खाना चाहिए। हुआ ना? तो अगर इंद्री भी कह रही है कि हाँ, मन कह रहा खाना चाहिए, इंद्री भी कह रही है कि हमको खाना चाहिए, ये हमारा सात्व संबंध है। वो कह रहा है कि हमको पढ़ना चाहिए, मन कह रहा है पढ़ना चाहिए, इंद्री भी कह रही है पढ़ना चाहिए, ये हमारा सात्व संबंध है। तो इसके विपरीत जो है वो असात्व इंद्रियार्थ संयोग है। इंद्रियार्थ का अर्थ समझ लीजिए, हमने पहले कहा था कि अर्थ को विषय भी कहा जाता है। इंद्रियों के विषय क्या है हम लोग बताएं, कोई बताए? इसी में जो भी बताया उसी में नहीं था। इंद्रियों के विषय क्या है? क्या है इंद्रियों के विषय? हैं? स्पर्श, स्पर्श रूप, स्पर्श है रूप, गुड स्पर्श, गुड गुड। रस, गंध है। हाँ हाँ हाँ, यही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही हमारे इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियार्थ माने असात, माने सात में न होना। इंद्रियार्थ माने इंद्रिय की विषयों से संयोग ठीक से न होना। तो मन यहाँ बैठा हुआ है, इंद्रिय यहाँ है, और विषय हमारे बाहर है। तो विषयों को इन्हें ग्रहण किया और मन ने उसको एक्सेप्ट ठीक से नहीं किया, तो इसको असात में इंद्रियार्थ संयोग बोल देंगे। और इंद्रिया कौन है? पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, और एक मन। मन को अतीन्द्रिय कहा जाता है। मन को अतीन्द्रिय कहा, नोट कर लीजिए कहीं, मन को अतीन्द्रिय कहा जाता है। मन को अंतःकरण भी कहा जाता है। करण माने इंद्रियां और अंतःकरण माने मन। तो ये जो मन है, ये सब चीजों का अब कैसे होता है हम लोग इसको, ये इसमें नहीं बताया गया, हम बता देते हैं आपको, ताकि आप लोग बढ़िया से परिपक्व हो जाए और समझ जाए कि हाँ वास्तव में क्या ये, इसका अर्थ क्या है। केवल हम लोग इसी को न पढ़ें, इसमें बहुत बताया नहीं गया होगा। ठीक है, अब आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जहां पर हो, जहां भी आप उसमें देख लीजिएगा। जब भी आपको वीडियो सुनने को मिले तो वीडियो से आप उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असात में इंद्रियार्थ संयोग का अर्थ समझ जाएंगे, क्यों लोग बार बार कह रहे हैं उसको। ठीक है, इसमें उतना नहीं लिखा हुआ है। आंखों का कैसे? अब देखिए, सब हमारे पास आंख है, इंद्रिय समझ लीजिए 5 है ना। तो आंख, नाक, कान, यही सब तो है। आंखों का संयोग कैसे आप देखेंगे? इसमें शायद पूरा न दिया हो, दिया नहीं होगा इसमें। इसमें बस के लिए दिया कि असात में इंद्रिया संयोग है। हम जैसे कैसे, तो इंद्रिय को आप नहीं, कहीं लिखा जरूर होगा। ये इसमें नहीं दिया, आगे दिया होगा, आगे कहीं चैप्टर में दिया है मुझे लगता है। तो आप केवल उसको देख लीजिएगा, चैप्टर किताब पढ़िएगा, अगला चैप्टर शायद होगा, उसमें देखिएगा असात में इंद्रिया संयोग कहीं लिखा है। जो अगला नहीं, इसी चैप्टर के लास्ट में होगा। ये देखिए, ये तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य औषध सूत्र, ठीक है। तो ये आया, तो इसमें काल हो गया, दूसरा असात में इंद्रिया संयोग हो रहा है। तो इस तीनों में अतयोग, अयोग, मिथ्या योग की बात कही गई है। अब मान लीजिए काल के साथ कोई काम करना है किसी समय में, और उसका आप, चलिए आपको कह दिया कि रात में थोड़ा बहुत, दो आपका एग्जाम है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत अधिक लगातार पढ़ोगे, अतियोग करोगे, योग माने सामान्य रूप से, योग माने बैलेंस है, अयोग माने इम्बैलेंस है, और अतियोग माने बहुत अधिक आप कर रहे हो, मिथ्या योग माने झूठ बोल रहे हो।
मिथ्या माने झूठ बोल रहे हैं, मतलब यानी आप केवल दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावटी है। तो यानी अतियोग माने काल, किसी काल के समय में जो काम आपको अपेक्षित है उसको अधिक करना, ये अतियोग है। उस काल में रात में आप जग रहे हैं लगातार, अतियोग, ये अतियोग होगा। अयोग माने कि भी आप कहें कि हम 6 बजे के बाद काम ही नहीं करेंगे, सूर्य डूबा और हम तो सोने चले जाएंगे, ये भी अयोग है। कि ऐसा नहीं है, कभी समय अवसर आता है तो आपको, तो ये अयोग है। मिथ्या योग ये है कि आप दिखावटा कर, सोने के लिए आप गए और आप नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे, तो ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं, तो आप अपने काल का उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक, इनका परिणाम क्या होगा? परिणाम सबका, दोनों का परिणाम में है, ये मत सोचे कि इनका क्या है। ये काल और हस्तात्म में इंद्रिय संयोग और कर्म, तीनों के माध्यम से ये परिणाम हो रहा है, ये अकेले काल का परिणाम नहीं है। क्लियर? अब चलिए, असात्म इंद्रिय संयोग, तो इनका अतियोग और अयोग और मिथ्या योग हमको समझना है। इनको समझ जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में बीमारियों का कारण क्या है। आंखों का क्या है? आंख क्या करती है? आंखों से कहा जाता है कि जब कभी आपका सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य को मत देखिए, कहा जाता है जी। तो अभी सूर्य की ओर तेज चमक वाले, तेज कांति वाले चीजों को लगातार देखना, अधिक देखना, ये हमारा अतियोग है। ठीक है, कोई तेज चमक वाली चीज हो उसकी ओर बिल्कुल न देख पाना, या बिल्कुल न देखना कि हम देखेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक बार केवल वो रोशनी, डॉक्टर ने कहा आंखों की जांच करनी है, तो उन्होंने कहा थोड़ा रोशनी डालते हैं ना, रोशनी, उन्होंने कहा हम देखेंगे नहीं तो आपकी जांच ही नहीं पाएगी, ये आपका अयोग है। ऐसी चीजों को बिल्कुल न देख पाना या देखना न देखना, ये आपका अयोग है। मिथ्या योग क्या है? जो बुरी चीजें हों, जो डरावनी चीजें हों, जो भयभीत करने वाली चीजें हों, जो घुनैनी चीजें हों, उनको लगातार देखना मिथ्या योग है। जो वर्तमान काल में जैसे 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 मतलब बढ़ रहा है आपका वो समाज, वैसे ही इस मिथ्या योग की बात बढ़ती जाएगी, मिथ्या योग बढ़ता जा रहा है। दूसरा, कान वाले हो गए। अब कान में क्या है? कान में अतियोग क्या है कि आप खूब एक पढ़ते थे हम लोग स्टोरी, वो पोएट्री, आई क्राइड फॉर मैटर म्यूजिक एंड फॉर ए स्ट्रॉन्गर वाइन, I cried for matter music and for a stronger wine, but when the feast was finished and the lamps expired, then falls thy shadow, Sinara, the night is thine. तो वो जो पॉइंट है, तो यानी बादलों का, नगाड़े का, और हाई, वो क्या बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की, जो हाई फ्रिक्वेंसी या जो भी कहिए, हाई वोल्टेज वाली जो ड्रम है, ड्रम बीट को, इन सबको सुनना और लगातार सुनना आपका अतियोग है। ऐसी चीजों को बिल्कुल न सुन पाना, जैसे आपके बगल में शादी ब्याह हो रही है तो उन्होंने बैंड बजाना शुरू किया, उनका हम तो बिल्कुल नहीं सुन सकते, तो ये आपका अयोग है। ठीक है। और तीसरा, कोई व्यक्ति आए और आपके घर परिवार के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को, जो घर परिवार के लोग हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव, उनको गाली देने लगे, कठोर शब्द बोलने लगे, अप्रिय शब्द बोलने लगे, तो दो चीजें हैं, या तो आप लड़िए और या न लड़िए। तो नहीं लड़ने का मन है, आप चले जाइए, चुपचाप कानों में हाथ चले जाइए। यानी उनको सुनना भी आपका मिथ्या योग है। अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो आपका मिथ्या योग है। अब सूंघने वाली आई, सूंघने बात योग क्या है? कुछ लोगों को खूब तेज मिर्च की जो है महक सूंघने की आदत है, इतना सेंट लगा देंगे कि 1 किलोमीटर तक समझ में आएगी भाई हाँ कोई साहब इत्र लगाए हुए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जिनका लगातार यूज करना ऐसी चीजों का, वो आपका, कोई काली मिर्च का धुआं लगातार जो है डेली आप लेते हो, तो अतियोग है, ये अतियोग है। ऐसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाना, ये अयोग है। और तीसरा क्या है कि दुर्गंधित अपवित्र चीज को
जैसे कोई डेड बॉडी हो, कितनी बार आप उसको कर पाएंगे? तो उसको लगातार सूंघना या करना, ये चीजें आपको मिथ्या योग की श्रेणी में आती है। फिर जबान कहा गया, तो आप बहुत बढ़िया, ठीक है, आप जो रुचिकर, आपको जो अच्छा लगता है, चाहे वो खराब हो चाहे जितना, उनको खूब रसों का सेवन करना, स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, मिठाई, ये सब लगातार डेली आप खूब जो है चाट खा रहे हैं, खूब मिठाई खा रहे हैं, और चाट वाले से भी कह रहे हैं कि भैया गोलगप्पा जो है जरा पानी और दे देना। गोलगप्पे के साथ उसने दिया भी पानी, और उसके बाद आपने कहा कि हमको जरा दो गिलास और देना, सोंठ वाला पानी दे दो। तो सोंठ वाला पानी भी खराब है, सोंठ भी खराब है, आप क्या मालूम कि सोंठ में क्या मिला है? तो एनीवे, तो वो वाला भी ऐसे लगातार आपको सेवन, अधिक सेवन करना अतियोग है। बच्चों या किसी बड़े का अगर किसी भी विशेष रस के प्रति बिल्कुल अनाकर्षण हो कि हम ये नहीं खाएंगे या ये नहीं पिएंगे या ये नहीं इसको छुएंगे, ये अयोग है। हर चीज खानी चाहिए, प्रकृति में सारी चीजें हैं, सबके पास आप। और तीसरा मिथ्या योग क्या है? कुछ लोग जो है वो कहेंगे कि ये मिला दीजिए, वो मिला दीजिए, उसको कॉकटेल बना दीजिए, उसको मॉकटेल बना दीजिए, ऐसा कुछ होता है। तो वो कॉकटेल मॉकटेल के रूप में जो आप अनेक रसायनों को मिलाकर कोई पदार्थ बनाते हैं, तो आपको नहीं मालूम कि उसकी क्वालिटी क्या है या उसमें क्या रिएक्शन संभव है, और ऐसे अगर आप करते तो ये आपका मिथ्या योग कहलाएगा। फिर स्पर्श वाला आया, अधिक ठंडा या अधिक गर्म, दोनों है, तो ठंडा और गर्म दोनों का अधिक सेवन करना, या डेली आपका लेप उपटन, कि बिना उपटन के हम नहाएंगे नहीं और डेली उपटन लगाएंगे, तो अगर लगातार आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका अतियोग है। इन पदार्थों का बिल्कुल हम छुएंगे नहीं, हम लेप लगाएंगे नहीं, हम कोई भी मालिश नहीं करेंगे, ये आपका अयोग है। और इन पदार्थों का जो नियम, जैसे मान लीजिए आपको हो गया ठंडा पानी, डॉक्टर ने कहा कि आपको पैर में आपको मोच आई है, तो आप ठंडा और गर्म का पहले गर्म ठंडे पे रखिए, फिर गर्म रखिए, ये आपका नियम है। लेकिन अगर आप इस किसी नियम के बिना जाने हुए और उस चीज को कर रहे हैं, कभी ठंडा कभी गर्म कभी कुछ, तो ये आपका मिथ्या योग है। तो ये जो है, यही इन्हीं सब कारणों से, आपके असात्म इंद्रिय संयोग के कारण से, ये कारण है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। कर्म क्या है? वाणी बोलता है, मन और शरीर, तीन जो है, मन, शरीर और वाणी, तीनों से जो भी आप काम करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, वो कोई भी चेष्टा करते हैं जो, उसी के नाम कर्म है। ठीक है। अब कर्म का अतियोग क्या है वो भी समझ लीजिए, बस यहाँ पे समझ जाए, अधिक नहीं आए, यही खत्म कर देंगे आज, बस यही खत्म करके आज बंद कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा। अब कर्म का अतियोग क्या है? जो कर्म आया है ना, कर्म का अतियोग क्या है? वाणी, मन और शरीर के द्वारा किसी भी कर्म को अधिक करना, कर्म में अधिक प्रवृत्त होना, ये आपका अतियोग है। वाणी, मन और शरीर तीनों से आपको कहा गया कि आप खेत जोतने चले जाइए, तो वो गए, वो सवेरे से शाम तक लगे रहे, दूसरे दिन लगे रहे, ये आप अतियोग है आपका। ऐसा नहीं अपेक्षा की गई थी ऐसा हो, और इसकी सर्वथा हम कोई काम नहीं करेंगे, तो ये भी आपका ये अयोग है। मिथ्या योग समझ लीजिए, मिथ्या योग बहुत वो है। मिथ्या योग में तीनों का अलग है। शरीर के कैसे हैं? शरीर के क्या है? शरीर के ये हैं कि आपको यूरिनेशन जाना है, तो जो समय नियम पूरक है तो उसमें आपको जाना है, तो बहुत मत रुकिए। आपको स्टूल पास करना है, बहुत मत रुकिए। 2 इंस्पेक्टर हम लोग बता रहे हैं, तो 2 इंस्पेक्टर वहां पर हैं, यहाँ भी 2 इंस्पेक्टर हैं हमारे यूपी में, और वहां भी है एलआई में 2 इंस्पेक्टर है। तो अब उन इंटरनल इंस्पेक्टर जो है गवर्न हो रहा है बाय ब्रेन, और एक्सटर्नल बाय सोसाइटी, बाय यू। तो जो वॉलंटरी है, तो इसको बहुत अधिक मत रोकिए।
कि जो चाहे मन रोक ले। अगर ये रोकेंगे तो अल्टीमेटली ये मिथ्या अवयोग, आपको मिथ्या योग है और ये आपको नुकसान देगा, इससे बीमारी पैदा हो जाएगी। शरीर अंगों को दूषित रखने का काम अगर आप करते हैं, आप नहाते नहीं हैं, 15-15 दिन नहीं नहाते, 20-20 दिन नहीं नहाते, तो ये भी आपका अयोग है, वो मिथ्या योग है। और अपने अंगों का अधिक प्रहार करना, लगातार खूब प्रहार करना, जिसको सैडिज्म कहा जाता है, वो भी आपका मिथ्या योग है। डेली मालिश करना या आपको वैसे कराना, ये सब चीजें जो है शरीर के है, ये भी मिथ्या योग के हुक्म में है। वाणी की कौन है? बिना जाने, बिना किसी व्यक्तित्व को जाने, उसके बारे में खूब खराब बुरी उसको बर्दाश्त, किसी को चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब जितने हों, ये सब आपके वाणी के मिथ्या योग है। और मन के क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने हैं इस तरह के जो मन के दुर्गुण हैं, वो मन के मिथ्या योग है। तो इन सब कारणों, यही सब कारण है जिसकी वजह से आपको क्या परिणाम होता है? जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु। शरीर में क्या होगा? जरा होगी, क्षुधा, कहीं भूख लगेगी, कहीं प्यास लगेगी, तो अंत में मृत्यु हो जाएगी। प्रज्ञा अपराध में क्या है? धीय भ्रंश, धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश। इसको भी हम लोग समझ लेते, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बढ़िया। बुद्धि भ्रंश क्या है? बुद्धि माने जो हमारी सही और गलत का निर्णय देती हुई तो बुद्धि है। तो जो बुद्धि हमको कहे कि ये विषय सही है, उन विषयों को हम माने कि नहीं बेकार है, और जो विषय हमारे नहीं ग्रंथों में और अन्य में सोसाइटी में प्रचलित हो कि ये विषय अच्छे विषय हैं, उनको माने कि खराब, और जो खराब विषय माने गए हैं उनको अच्छा माने, ये हमारा बुद्धि का भ्रंश है। जो अहितकारक पदार्थ हो उसको हम जाने और हितकारक को ना जाने, ये भी हमारा बुद्धि भ्रंश है। कि हम जानते नहीं कि हमको मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुद्धि भ्रंश अभी हो कि हम कहें कि अग्नि को हम बढ़ाना है, तो हम कहें कि अग्नि को बढ़ाने के लिए हमको 3 का टोन करना पड़ेगा। आप कहें नहीं 3 को टोन नहीं करना है, 4 को टोन करना है, तो ये आपका बुद्धि भ्रंश तो है, कि जिसका भी है इसका बुद्धि भ्रंश है। इसके विपरीत कोई काम करना, वो उसको समबुद्धि कहलाती है। तो समबुद्धि जिसके पास भी होगी वो निश्चित रूप से हेतु सूत्र के श्रेणी में नहीं आ पाएगा। उसको काल कर्म के आधार पर बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समबुद्धि बहुत मुश्किल से आती है, अनुभव योग से आती है, आपको अभ्यास से आती है, संस्कार से आती है, मनन से आती है, चिंतन से आती है। और गीता में जैसे कहा गया है, यथा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। यानी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित तभी मानी जाती है जब, कछुआ से उदाहरण दिया, कछुआ जो है आप देखिए बिल्कुल सिकोड़ देता है, 4 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, पूरा सिकोड़ देता है, तो वो संसार से रहते हुए भी संसार से पृथक हो जाता है। जल में रहते हुए भी पृथक हो जाएगा, आप पृथ्वी में हैं पृथक हो जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होते, विषयों से बहुत अधिक आकर्षित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति सब बुद्धि वाले कहे जाते हैं। उनका जो है बुद्धि भ्रंश नहीं होते। धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य, ठीक है। तो अब बुद्धि पे धृति माने धैर्य। धैर्य क्या चीज है? मन तो चंचल है, कोई बात नहीं, सभी है, थोड़ा है। तो मन को अनुचित आहार, विहार, विचार, इनसे रोकने वाली बुद्धि का नाम क्या, संज्ञा का नाम, जो जिसको संज्ञा देंगे वो धृति है, धैर्य है। धैर्य आपको कहती है कि आप संकट काल में थोड़ा वेट करिए, संकट टल जाएगा, ये धैर्य है।
तो धैर्य को हमेशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी परिस्थिति खराब से खराब आए, धैर्य पूर्वक आप उसको सुनिए, धैर्य पूर्वक आचरण करिए, आपको वो कष्ट खत्म हो जाएगा। उदाहरण क्या दिया है कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले। क्यों? कि उसने कहा कि धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् स, धैर्य से हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। कैसे? यथा समुद्रे पिहि पोत भंगे, जैसे समुद्र में कोई अगर जहाज डूबने लगे तो ताम यात्रिको वांछति तर तुम्हें, तब भी तो यात्री चाहते हैं कि भाई तैर के निकल जाएंगे, कोई रास्ता तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि हाँ तैर बिल्कुल जुड़ता। तो ये धैर्य जो है, ये अगर ये धैर्य और बुद्धि आपकी रहेगी तो स्मृति भी रहेगी। स्मृति क्या है? स्मृति माने, स्मृति का कारण तो कहा गया मन का कारण है ना, तो मन का है कि रजोगुण और तमोगुण वो मन को आकर्षित करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी चिकित्सा में करें, अगर हमको ये मालूम हो कि यह प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल देने से ये लाभ होता है, तो ये हमारी स्मृति है। और अगर ये खत्म हो जाए, हमको मालूम न हो कि आहार विहार क्या है, हमको ये न मालूम हो कि हमको प्रोटोकॉल कौन सा लगाना है, हमको ये न मालूम हो कि अग्नि में अग्नि को बढ़ाने से फायदा होगा कि अग्नि को घटाने से फायदा होगा, तो ये हमारा स्मृति का भ्रंश है। हमको प्रोटोकॉल याद न हो, ये सब चीजें हमारी स्मृति भ्रंश में आती है। ये प्रज्ञा अपराध कहलाती है, मन के अपराध कहलाती है। तो हम लोग इन्हीं पर बात करते हैं। अब हमारा बचा लिंग सूत्र। लिंग सूत्र पता है? अभी तो अभी समय है कि छोड़ दें? जी चलिए चलिए कर ले करते सर। चलें। और लोग बड़े शांत हैं। नहीं सर, इसको कर लेते हैं। कंप्लीट कर ये लो। सर नहीं सर, कंटिन्यू करिए, पढ़ाई जल्दी हो पढ़ाई जाएगा, करने जल्दी तैयार है। जल्दी हो जाएगा, कंटिन्यू जल्दी हो सर, जाएगा। बहुत कंटिन्यू। जी सर, देने लगे। कंटिन्यू। 3 सूत्र लिंग सूत्र में 5 है, देखिए 5 है। ये 5 में से आप नोट कर लीजिए कहीं, इनमें 3 केवल आपके वो हैं, लिंग सूत्र की श्रेणी में है, 2 आपकी श्रेणी में नहीं है, टेस्ट रिजल्ट है। नंबर 1 पूर्व रूप माने, आप सेमेस्टर 3 में जो लोग होंगे वो पढ़ चुके होंगे कि डॉक्टर वॉल ने कहा है कि जो चीजें डॉक्टर वॉल वाली किताब में लिखा हुआ है कि जो जब आप कोई भी सिम्टम देखते हैं तो अंदर सेल और सेल के बाहर जो ईसीएफ और आईसीएफ है उसमें परिवर्तन बहुत होते रहते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं ये आपको मालूम तो नहीं पड़ते हैं। जब आप टेस्ट कराते हैं 15 दिन बाद, जब कोई सिम्टम आने लगता है तब आपको मालूम होता है, जबकि अंदर सिम्टम आ चुका है। ये पूर्व रूप है, अंदर परिवर्तन हो चुका कि कैल्शियम अधिक बढ़ा हुआ है कि फास्फोरस बढ़ा हुआ है कि वहां जल बढ़ा हुआ है, ये अंदर रिजल्ट हो चुका है। लेकिन केमिकल टेस्ट कराने जब जाएंगे, आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा सिम्टम जब आएगा। तो यानी लेकिन इसके पहले ही परिवर्तन हो गया। पूर्व रूप माने अभी उसका प्राकट्य नहीं हुआ, बीमारी प्रकट नहीं हुई है, बीमारी अंदर घर कर चुकी है, लेकिन बीमारी शुरुआत हो गई है, पूर्व रूप है। जब प्रकट हो तो रूप, रूप माने अब आप कोई भी टेस्ट कराएंगे तो आपको क्लियर कट, क्योंकि पहले क्या होता है, आपने लिखा कि 4000 से 11000 तक कोई है आपको, अब 4000 से 4500 आने में तो समय लगेगा। तो वो जब आपको टेस्ट में आएगा ही नहीं, वो तो देखेगा नॉर्मल रिजल्ट है। तो ऐसे चूंकि कोई एक लिमिट में रखा गया है सारे टेस्ट, तो इसलिए पूर्ण रूप नहीं मालूम पड़ता, रूप मालूम पड़ता है। पहली बार समझ में आएगा कि रूप है, ये हमारा सिम्टम आ गया है। अब हमको मालूम हो गया, लिंग सूत्र माने लक्षण आ गए, अब हमको मालूम हो गया कि वास्तव में बीमारी ये। उपचय क्या है? उपचय क्या है? मान लीजिए हमने वैद्य है, हम वैद्य मानते हैं अपने को, मान लीजिए वैद्य है, आप गए, आपने कहा कि ठंडक लग गई है, हम हिमालय से आए हैं, तो हमने सोचा कि हिमालय से आए हैं तो ठंडक लगी होगी, तो हमने क्या किया कि आपको गर्म चाय पिलाया, हमने आपको गर्मी के साधन दे दिए, हमने आपको कंबल उड़ा दिया, हमने आपको रजाई उड़ा दिया, हमने कोई ऐसा तासीर दे दिया जिसकी गर्म होती है, तो आपका कुछ ठंडक घटी, तो आपने कहा अब उसको कुछ आराम मिल रहा है। ये हमारा उपचय है, ये वर्चुअली टेस्ट है, ये वो नहीं कह रहा है, कोई रूप नहीं आया, ये उपचय हमारा टेस्ट है, जिससे हम ये पता लगा रहे हैं कि हमने, हमारा याद करिए, सामान्य
विशेष। हमने सामान्य के विपरीत कोई चीज दिया उपशय में तो हमको ठीक होने लगा, तो हम समझ गए कि इसको ठंडक लगी है। अगर हमने ठंडक लगी थी और हमने अग्नि बढ़ा दिया उसकी, तो हमारे उपशय माने टेस्ट हमारा हो गया, और उसको ठीक होगा तो हमारा ये उपशय है, ये हमारा टेस्ट है। अनुपशय क्या है? जस्ट उल्टा करिए। वो आया कि हमको ठंडक लग गई है, हमने उसको कोल्ड बढ़ा दिया, 4 टोन कर दिया, 368 कर दिया, तो उसकी गर्म ठंडक और बढ़ गई, तो ये हमारा फिर टेस्ट हो गया कि वर्चुअली इसको सर्दी ही लगी है, क्योंकि हमने सर्दी का और दिया तो सर्दी का बढ़ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, वैद्य जी है कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, उन्होंने कहा आइसक्रीम खा लो, तो इन सब से आपका सर्दी बढ़ गई, तो वो टेस्ट है अनुपशय। यानी विपरीत देना उपशय, और उसी के जो बीमारी है उसी के सामान्य रूप में देना वृद्धि, तो वृद्धि करेगी। संप्राप्ति, अब बीमारी पूरे रूप से प्रकट हो चुकी है, अब वो सारे टेस्ट कराएंगे तो हो गया, सामने बालू दिखाई देने लगा कि आपकी गर्मी बढ़ी हुई है, आपको स्टमक हीट बढ़ी है, आपको चेस्ट में बहुत तेजी से उफान हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जल रहा है, गला जल रहा है, ये हमारा संप्राप्ति है। तो ये हमारे लिंग सूत्र में है। अब बचा हमारे पास द्रव्य औषध सूत्र, इसको भी सुन लीजिए, ये भी हो सकता है किताबों में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हो, तो उसको आप कहीं लिखा हो, मेरी मेहरबानी है कि आप इसको थोड़ा सा इसी रूप में देखिएगा, कहीं गलत लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो दोबारा छपा नहीं। दोष शामक माने हमारे दोष क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वात, पित्त, कफ, यही तो हमारे दोष है। धातुएं और जो हमारे दोष, जिनको हम बोलते दोष माने धातुएं भी दोष, दोनों दोष में 3 मानते हैं ना, वात, पित्त, कफ, तो दोष शामक में वात, पित्त, कफ और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी शामिल कर लीजिए। ये दोष शामक माने दोष को नष्ट करने वाले। अगर कोई हमारे पास आया कि हमको रस तत्व की कमी है, तो हम क्या करेंगे? हम रस तत्व बढ़ा देंगे, कोई ऐसी दवा दे देंगे रस तत्व औषधि के रूप में। उसी तरह हमारे यहाँ रस होगा तो हम कहेंगे फिंगर नंबर 4 में टोन कर दो, करेंगे ना कुछ। फिंगर नंबर 4 में जल का है तो जल बढ़ा देंगे तो हमारा रस बढ़ेगा। या हम आगे डॉक्टर वाल पढ़े हुए हैं तो हम लोग एडी मेरिटन बढ़ा देंगे, एडी टोन कर देंगे, एडी 1 टोन कर देंगे, एडी 0 टोन कर देंगे, एडी 2 टोन कर देंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग दोष शामक माने दोष को जो नष्ट करे। अगर वात बढ़ा, देखिए वात बढ़ा है तो यार पित्त और कफ, अगर वात बढ़ा है तो पित्त और कफ दो से संबंध होगा, तो यानी वात बढ़ा है तो आपको वात को नष्ट करने के लिए पित्त या कफ को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको वात को घटाना पड़ेगा, तो ये दोष शामक हो गया। धातु प्रकोपक, कहीं उल्टा लिखा होगा इसमें, धातुओं को बढ़ाने वाले कोई ऐसे द्रव्य होते हैं, औषध माने द्रव्य औषध ऐसे होते हैं जो धातुएं साम्य व्यवस्था में बैलेंस फॉर्म में है। आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सभी बैलेंस फॉर्म में है, नंबर 1। नंबर 2, वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस फॉर्म में है, और इनको हमने क्या किया, कोई ऐसी दवा दे दिया जिससे दोनों प्रकोप करने लगे, कुपित हो गए। वात बढ़ गया, कहीं पित्त बढ़ गया, कहीं कफ बढ़ गया, कहीं रस बढ़ गया, कहीं रक्त बढ़ गया, कहीं वो हो गया, ये भी नुकसानदेह है। तो धातु प्रकोप का अर्थ ये है कि धातुओं को जो प्रकोपित कर दे, बढ़ा दे, घटा दे, जो भी करे ये वाला करे, ये प्रकोप कर दे वो। और स्वस्थ हितकारक में वो द्रव्य आते हैं जो आपके चीजों को, धातुओं को सम अवस्था में, पहले आप स्वस्थ थे अभी भी स्वस्थ हितकारक आपको बैलेंस कर दे, ये बढ़िया चीजों को ये है। तो ये 3 तरह के हो गए, तो हम लोगों का ये वाला खत्म हो गया। तो ये वाला है स्वस्थ हितकारक है, तो ये तो इस रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। अब इसमें से आप लोग कोई चीज जो इसको देखिए, चिंतन मनन जब करेंगे और इसको सुनेंगे तो आपको जो अच्छा भी लगेगा, और जब खुद आप इसको समझ जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। तो आनंद प्राप्ति का जो मेन वो है वो आपका ये, इसी माध्यम से हम लोग अपनी चिकित्सा सिस्टम को बढ़ाएंगे। हमने जैसे आपको कहा
कि आपका अहंकार किसी का भी बढ़ा हुआ हो, तो हमको 3 चीजें देखनी है। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर आपको कभी भी नंबर 1 पे आपको किसी करस्पॉन्डेंस पे कोई ट्रीटमेंट करना हो, तो हमने 3 चरण बताए हैं। आप लोग बताने की कष्ट करेंगे? कोई करस्पॉन्डेंस को ट्रीट करने के 3 चरण कौन कौन से हैं? First, where to treat. Where to treat? Which meridian to treat? नहीं, करस्पॉन्डेंस पे। Correspondence पे। ये तो उसको कर लेंगे सर ब्रेन के थ्रू जो पॉइंट्स हैं उनको देखना नहीं, पड़ेगा, वो स्पाइन को ब्रेन के थ्रू देखना पड़ेगा और ऑर्गन पे देखना बिल्कुल, तीसरा नहीं, वो 3rd पॉइंट। पहला स्टेज जहां पर जिस ऑर्गन में आपको करना है उस उसको ऑर्गन को आप स्टिमुलेट करेंगे, ठीक। stimulate। नंबर 1 चरण, पहला चरण नंबर 1। ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे बिल्कुल कंप्यूटर होता नहीं है, पहले खोलिए फिर कहीं बूटिंग हो रही है, ये बिल्कुल वही। नंबर 1 स्टिमुलेशन एट ऑर्गन लेवल, जहां भी आप समझ रहे हो। नंबर 2 स्पाइन लेवल, और नंबर 3 ब्रेन लेवल। 3 चरण है। ऐसे हम लोग समझेंगे तो हमारे चिकित्सा बिल्कुल आपको ब्रेन को बिल्कुल याद दिला दीजिए कि नंबर 1 क्या है। नंबर 1 तुरंत कहेंगे ये। नंबर 2 क्या है, वो कहेंगे स्पाइन। नंबर 3 कहेंगे ब्रेन। बिल्कुल याद हो जाएगा ब्रेन को, वो भूलेगा नहीं। भैया नंबर 1 तो किया ना, नंबर 2 पे क्यों आ रहे हो? यही आपका विशेषता है। उसी तरह चिकित्सा के सिद्धांत में पहला तो हमारा ये भी नंबर 1 ये है। नंबर 2 हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। नंबर 2 अगर उस चिकित्सा में देखें तो हम लोग किसी का ट्रीटमेंट करना हो तो पहले तो हम स्टिमुलेशन ये वाला, नंबर 2 ये स्टिमुलेशन फिंगर, और नंबर 3 मेथी कलर, नंबर 4 मैग्नेट, ठीक। ये स्टेप है, ये स्टेपिंग उसके है चिकित्सा के। और दूसरा मैनेजमेंट कैसे है? आया उसने कहा 15 दिन से बीमार हूं, अब मेरा पेट झड़ रहा है। उसने अपनी भाषा में कहा झड़ रहा माने स्टूल पास हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? आपको पहला तो समझ में आ रहा है कि क्या कौन सा ऑर्गन प्रभावित हो रहा है। एलआई है, कुछ भी आपको समझ रहा है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो आप उसके हिसाब से पहला काम ये करिए। पहला काम, फर्स्ट काम, कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी नाभि में कुछ प्रॉब्लम है। तो पहला ट्रीटमेंट क्या हुआ, बोलिए? फर्स्ट ट्रीटमेंट बॉडी अलाइनमेंट। बॉडी। हाँ तो बोलिए नाम, बोलिए पूरा बोलिए। 253817 टन। कहाँ पर? राइट राइट थंब। राइट थंब वी जॉइंट 253817 टोन। हाँ वो भी फिर वही पहला स्टेप, वेयर टू ट्रीट। पहली लाइन बोलिए, वेयर टू ट्रीट। फिर बोलिए कौन से मेडिसिन, और फिर बोलिए प्रोटोकॉल। 3 ऐसे याद करिए, ब्रेन को याद दिलाइए ना। साइकिल चलाना जैसे होता है, भूल जाते हैं ना, साइकिल चलाना अपने आप साइकिल चला लेते हैं ना। पहला स्टेप राइट थंब या फिंगर नंबर 0 या टो नंबर 0। फिर दूसरा स्टेप वात ज्वाइंट नंबर 3 253817 तो पहला स्टेप ये हो गया। चलिए फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ, उससे पूछे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? उसने कहा भाई कॉन्स्टिपेशन है, तो उनका ट्रीट कॉन्स्टिपेशन सेकंड। हम सामान्य बीमारी बात कर, हम कोई स्पेसिफिक नहीं, सामान्य बीमारी। नंबर 3 अगर कोई लेडी है और गायनी प्रॉब्लम है तो गायनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। उन्होंने कहा कि हमको ओवरी में सिस्ट बताया हुआ है, अब वो अपना कह रहे हैं कि हमको स्टमक हीट बढ़ी हुई है और चेहरे में वो लगता है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए कहीं ऐसा था ना कि ओवरियन सिस्ट की वजह से गर्मी हो, स्टमक हीट कम हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि पानी पीते? उन्होंने पानी तो ठीक पीते हैं, पानी में दूध, छाछ और जूस, सूप सब शामिल है। तो आपने कहा, उन्होंने कहा नहीं 3 पीते हैं, लगातार पी रहे हैं, हम तो नियमानुसार पीते हैं। तो आपका ध्यान, फिर हम लोग क्या करेंगे, सीनियर लोग बैठे हुए हैं सेमेस्टर 3 वाले, बताइए आयुर्वेद में फिंगर नंबर 5। अब नंबर वेयर टू ट्रीट यूटेरियन सिस्ट। यूटेरियन सिस्ट में क्या करेंगे? अरे यूटेरियन मतलब ओवेरियन सिस्ट में क्या करेंगे?
फिंगर नंबर 0 कफ जॉइंट हाँ आप बताइए। हैं? कफ जॉइंट अरे लंबा ट्रीटमेंट हो गया। वर्टिकल कोई LVM 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 LVM यहाँ से जी लेकर सर। पूरा ठीक कर दीजिए ना, यहाँ से ऊपर तक जी जी 0 1 अच्छा। ये शरीर ऐसे आएगा ना जी भाई, ऐसे खड़े होंगे ना 0 1 ये हाँ सर 0 1 0 2 0 1 तो 0 1 0 2 LVM। ठीक है, फिंगर नंबर ये 0 1 0 0 2 वो RLVM कहलाएगा, RLVM कहलाएगा, RLVM सर RLVM कहलाएगा। और उसके बाद तब और ट्रीटमेंट बोले, तीसरा चरण बोलिए। 145 sedated 145 sedated sir 368 ton 368 ton बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ये अब यही चीज तो सीखनी है कि आप हमको बताइए कि सर ये लगाइए। ठीक, बढ़िया, हम लोग ऐसे सीखेंगे और हम लोग खेपराज सर के सपनों को पूरा करेंगे। कौन सा सपना है? each one Each one, reach one. ईच वन Treat one. रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। अब प्रणाम 5-7 सर। मिनट के हम लोग बीच में आप लोग छोड़ दिया करेंगे। आप अपनी बात आप लोग कर सकते हैं, वो तब तक हम लोग सर। प्रणाम। प्रणाम सर। सर जी प्रणाम सर, नमस्कार।